1947 में भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए तब दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गरीबी या विस्थापन नहीं थी। भारत ने शुरुआत से ही इस सवाल का जवाब चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं में खोजने की कोशिश की। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की शुरुआत हुई, संविधान बनाने में देरी हुई और 1958 में देश में पहला सैन्य शासन आ गया। आगे चलकर 1977 और 1999 में भी सैन्य शासन आया। भारत में भी आपातकाल आया, राजनीतिक संकट आए, सरकारें गिरी और लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठे। लेकिन एक फर्क बना रहा, जनता सरकार बदल सकती थी और सरकार को जनता के पास वापस जाना पड़ता था। भारत में सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, संस्कृतियां, जातीय समूह और धार्मिक समुदाय थे। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोच और पश्तून आबादी थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बहुसंख्यक थे। पाकिस्तान के सामने भी ये सवाल था, लेकिन वहाँ पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली पहचान और राजनीतिक अधिकारों का सवाल लगातार बड़ा होता गया। आखिरकार ये असंतोष इतना बढ़ा कि 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया। भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी के बाद एक मजबूत सेना की जरूरत थी। विभाजन के बाद सीमाओं पर तनाव था, कश्मीर का सवाल सामने था और दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। लेकिन यहाँ दोनों देशों के रास्ते धीरे धीरे अलग होने लगे। 1947 में भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए तब दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गरीबी या विस्थापन नहीं थी। चुनौती ये भी थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता आखिर चलेगी कैसे। भारत ने शुरुआत से ही इस सवाल का जवाब चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं में खोजने की कोशिश की। 1951-52 में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव कराया। देश में करोड़ों लोग पहली बार वोट देने जा रहे थे। अशिक्षा बहुत थी, गरीबी बहुत थी, लेकिन भारत ने ये जोखिम लिया कि जनता को सत्ता के केंद्र में रखा जाए। ये फैसला आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी ताकतों में बदल गया। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन वहां राजनीतिक संस्थाएं उतनी मजबूती से जड़ नहीं पकड़ पाई। संविधान बनाने में देरी हुई और 1958 में देश में पहला सैन्य शासन आ गया। इसके बाद राजनीति और सेना के बीच सत्ता का संतुलन लगातार बिगड़ता गया। आगे चलकर 1977 और 1999 में भी सैन्य शासन आया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि राजनीतिक दल, संसद और नागरिक संस्थाएं उस तरह लगातार विकसित नहीं हो पाई जिस तरह भारत में। यहाँ भारत ने कोई जादू नहीं किया, भारत में भी आपातकाल आया, राजनीतिक संकट आए, सरकारें गिरी और लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठे। लेकिन एक फर्क बना रहा, सत्ता का अंतिम रास्ता चुनाव ही रहा। जनता सरकार बदल सकती थी और सरकार को जनता के पास वापस जाना पड़ता था। यही वो जगह थी जहां भारत ने एक बड़ा अवसर पाया। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की व्यवस्था नहीं होती, वो संस्थाओं को धीरे धीरे मजबूत करने की प्रक्रिया भी। भारत ने 7 दशक से ज्यादा समय में इसी इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी का फायदा उठाया। पाकिस्तान में बार बार सत्ता के ढांचे में बदलाव ने इस कंटिन्यूटी को कमजोर किया। यानी 1947 में दोनों देशों के पास लोकतंत्र की संभावना थी। फर्क ये पड़ा कि भारत ने लोकतंत्र को अपनी राजनीति की आदत बना लिया, बल्कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को बार बार दूसरे शक्तिशाली संस्थाओं से चुनौती मिलती रही। भारत और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे देश थे जहाँ एक जैसी पहचान बनाना आसान नहीं था। भारत में सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, संस्कृतियां, जातीय समूह और धार्मिक समुदाय थे। पाकिस्तान भी एक समान देश नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोच और पश्तून आबादी थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बहुसंख्यक थे। असली सवाल ये था कि इतनी विविधता के बीच देश को एक साथ कैसे रखा जाए। भारत ने इस समस्या का समाधान संविधान और संघीय ढांचे के जरिए खोजने की कोशिश की। भारतीय संविधान ने केंद्र को मजबूर रखा, लेकिन राज्यों को भी संवैधानिक पहचान दी। शुरुआत में भाषाई आधार पर राज्य बनाने को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क थी, लेकिन 1950 के दशक में आंदोलनों और राजनीतिक दबाव के बाद भारत ने भाषाई राज्यों का पुनर्गठन किया। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ यह सिलसिला आगे चलकर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और कई दूसरे राज्यों तक पहुंचा। ये फैसला देखने में जोखिम भरा था। डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बने तो देश टूट सकता है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों को लगा उनकी भाषा और क्षेत्रीय पहचान भारत के भीतर ही
सुरक्षित रह सकती है। यानी भारत ने एक तरह से डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम मानकर दबाने के बजाय उसे फेडरल सिस्टम में जगह दी। पाकिस्तान के सामने भी ये सवाल था, लेकिन वहाँ पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली पहचान और राजनीतिक अधिकारों का सवाल लगातार बड़ा होता गया। आबादी के लिहाज से बंगाली बहुसंख्यक थे, लेकिन सत्ता और सैन्य ढांचा मुख्य रूप से पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था। भाषा का विवाद भी गहरा गया। 1952 का बंगाली भाषा आंदोलन सिर्फ भाषा का सवाल नहीं रहा, वो राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की लड़ाई बन गई। आखिरकार ये असंतोष इतना बढ़ा कि 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया। यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है, किसी देश को सिर्फ एक झंडा और एक सीमा नहीं जोड़ती। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी पहचान, भाषा और अधिकार उस देश के भीतर सुरक्षित है। भारत ने इस सिद्धांत को हमेशा पूरी तरह सफलतापूर्वक लागू किया हो ऐसा नहीं है, लेकिन संघवाद ने उसे लगातार एडजस्ट करने की क्षमता दी। पाकिस्तान इस मोर्चे पर एक ऐतिहासिक अवसर खो बैठा। भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी के बाद एक मजबूत सेना की जरूरत थी। विभाजन के बाद सीमाओं पर तनाव था, कश्मीर का सवाल सामने था और दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। ऐसे माहौल में सेना का मजबूत होना स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ दोनों देशों के रास्ते धीरे धीरे अलग हुए। भारत में सेना को एक पेशेवर संस्था के रूप में रखा गया और राजनीतिक सत्ता पर उसका नियंत्रण स्थापित नहीं होने दिया। सरकारें सेना को आदेश देती रहीं और सेना ने खुद को निर्वाचित सरकार के अधीन रखा। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में सेना का महत्व कम था, बल्कि भारत ने सैन्य क्षमता और सिविलियन कंट्रोल दोनों को साथ रखने की कोशिश की। पाकिस्तान में स्थिति अलग दिशा में चली। देश की शुरुआती राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और भारत के साथ लगातार तनाव ने सेना को राष्ट्रीय राजनीति में बहुत प्रभावशाली बनाया। 1958 में जनरल अयूब खान के नेतृत्व में सैन्य शासन आया। इसके बाद सेना सिर्फ रक्षा संस्था नहीं रही, बल्कि शासन व्यवस्था की केंद्रीय शक्ति बनकर आ गई। आगे चलकर याह्या खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर में इस भूमिका को और मजबूत किया। इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। जब किसी देश में सेना राजनीतिक सत्ता का हिस्सा बन जाती है, तो देश की नीतियों में सिक्योरिटी कंसर्न का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास कमजोर पड़ जाता है। भारत के लिए यहाँ एक बड़ा फायदा ये रहा कि उसे लंबे समय तक अपनी ऊर्जा संस्थाओं, अर्थव्यवस्था और विकास पर लगाने की राजनीतिक कंटिन्यूटी मिली। पाकिस्तान में बार बार सत्ता परिवर्तन और सैन्य हस्तक्षेप ने पॉलिसी कंटिन्यूटी को प्रभावित किया। ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान की हर समस्या की वजह सिर्फ सेना है। वहाँ राजनीतिक दलों की कमजोरियां, प्रशासनिक समस्याएं, आर्थिक संकट और बाहरी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण थी। लेकिन सेना और राजनीति के बीच जो संतुलन बना, उसने दोनों देशों की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 1947 में दोनों देशों के पास मजबूत सेनाएं थी, लेकिन भारत ने सेना को राज्य की शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखा, क्योंकि पाकिस्तान में सेना धीरे धीरे राज्य की राजनीति की एक बड़ी शक्ति बनी। किसी भी नए देश के सामने एक बड़ा सवाल होता है, हमारी राष्ट्रीय पहचान क्या? भारत के पास इसका जवाब आसान नहीं था। यहाँ हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और न जाने कितनी भाषाएं थी। अगर भारत ये तय करता कि सिर्फ एक भाषा ही राष्ट्रीय पहचान का आधार होगी, तो बहुत बड़े हिस्से में असंतोष पैदा हो सकता। भारत ने धीरे धीरे एक अलग रास्ता अपनाया। संविधान ने भाषाई विविधता को मान्यता दी और राज्यों के पुनर्गठन के जरिए लोगों को अपनी भाषाई पहचान के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। बाद के दशकों में नए राज्यों का निर्माण भी होता रहा। इसका मतलब ये था कि भारत की संघीय व्यवस्था स्थिर नहीं थी, वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सकती थी। पाकिस्तान के लिए भाषा का सवाल और ज्यादा संवेदनशील था। देश के दो बड़े हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, भौगोलिक रूप से एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे और उनके बीच भारत का भूभाग था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बहुसंख्यक थे। इसके बावजूद राष्ट्रीय पहचान को लेकर के उर्दू को विशेष महत्व देने की कोशिश ने बंगाली समाज में असंतोष बढ़ाया। 1952 का भाषा आंदोलन इस असंतोष का बड़ा प्रतीक था। बात सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रही, इसके साथ प्रतिनिधित्व, संसाधनों और राजनीतिक सत्ता का सवाल जुड़ गया। जब किसी समाज को लगता है कि उसकी भाषा और संस्कृति को सम्मान नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे यह सवाल राजनीतिक अधिकारों तक पहुंचता है। यही पाकिस्तान में और अंततः
1971 में ये संकट देश के विभाजन तक पहुंचा। भारत ने भी भाषा से जुड़े संघर्ष देखे। दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर बड़े आंदोलन, लेकिन भारत की संघीय राजनीति में कई मामले कॉम्प्रोमाइज का रास्ता निकाला। राज्यों को अधिक राजनीतिक स्पेस दिया गया और क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गए। यही फर्क महत्वपूर्ण है। भारत ने धीरे धीरे ये स्वीकार किया कि भारतीय होने के लिए एक ही भाषा बोलना जरूरी नहीं। पाकिस्तान इस सवाल का स्थायी और समावेशी उत्तर खोज ही नहीं पाया। आज जब हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमें 1991 के आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं, लेकिन 1991 की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी। आज़ादी के बाद भारत ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें सरकार की बड़ी भूमिका, 5 ईयर प्लान, बड़े पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी उद्योगों पर जोर दिया। ये मॉडल बहुत तेज ग्रोथ देने में सफल नहीं रहा, लेकिन इससे भारत में एक औद्योगिक और वैज्ञानिक आधार तैयार करने में भूमिका निभाई। भारत ने शुरुआती दशकों में स्टील, पावर, इंजीनियरिंग, हैवी इंडस्ट्री और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निवेश किया। इसी दौर में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ निजी उद्योग भी धीरे धीरे विकसित। फिर 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया और भारत को अपनी आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव करना था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जरिए भारत ने विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को ज्यादा खोला। यहीं भारत ने संकट को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। पाकिस्तान की शुरुआती अर्थव्यवस्था को भी कई मामलों में मजबूत शुरुआत मिली थी। कृषि, खासकर पंजाब का कृषि क्षेत्र, सिंचाई व्यवस्था और शुरुआती इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उसे आगे बढ़ने का आधार दिया। 1950 और 60 के दशक में पाकिस्तान ने कई दौर में तेज आर्थिक ग्रोथ भी देखी, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था में एक समस्या लगातार बनी। ग्रोथ के साथ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट हमेशा कायम नहीं रही। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी कई बार बाहरी सहायता और विदेशी मुद्रा पर ज़्यादा निर्भर रही। जब बाहरी सहायता आती थी तो अर्थव्यवस्था को राहत मिलती थी, लेकिन जब फाइनेंसिंग का दबाव रहता था तो संकट पैदा हो जाता था। राजनीतिक अस्थिरता ने भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रभावित किया। भारत ने भी इकोनॉमिक मिस्टेक्स की। लाइसेंस राज, अत्यधिक रेगुलेशन और धीमी ग्रोथ इसकी बड़ी समस्या थी। लेकिन 1991 के बाद भारत ने अपने इकोनॉमिक मॉडल को बदलने का फैसला किया और लगातार ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। यानी आर्थिक सफलता की कहानी ये नहीं कि भारत ने कभी गलती की नहीं। असली कहानी ये है कि भारत ने अपनी आर्थिक गलतियों को पहचान कर मॉडल बदलने की क्षमता दिखाई। पाकिस्तान के सामने भी अवसर आए, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यूटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कमी ने उन अवसरों का पूरा फायदा उठाना मुश्किल बनाया। किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या जीडीपी से तय नहीं होती। असली ताकत ये भी है कि वहाँ कितने वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार कर सकते हैं। आज़ादी के बाद भारत ने इस क्षेत्र में कुछ ऐसे संस्थाएं बनाए जिनका असर कई दशकों बाद दिखाई दिया। IITs, IISCs, एम्स, इसरो तथा DRDO जैसी संस्थाओं ने भारत के टेक्निकल और साइंटिफिक इकोसिस्टम को मजबूत किया। भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस रिसर्च, इंजीनियरिंग और हायर एजुकेशन में धीरे धीरे अपनी क्षमता विकसित की। इन संस्थानों का फायदा तुरंत जीडीपी में नहीं दिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हुआ। फिर 1990 और 2000 के दशक में IT और सर्विसेज सेक्टर का विस्तार हुआ। भारत के पास बड़ी संख्या में इंग्लिश स्पीकिंग इंजीनियर्स और टेक्निकल ग्रेजुएट्स थे। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और गुड़गांव जैसे शहर ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सर्विसेज इकोनॉमी से जुड़ने लगे। ये वो समय था जब भारत ने पुराने इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना शुरू किया। पाकिस्तान ने भी विज्ञान और शिक्षा में महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्पार्को और कई यूनिवर्सिटीज ने अपने क्षेत्रों में काम किया। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी महत्वपूर्ण क्षमता विकसित। इसलिए कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि वहाँ साइंस या टैलेंट है नहीं। अंतर इस बात में रहा कि साइंटिफिक कैपेसिटी को व्यापक इकोनॉमिक इकोसिस्टम में बदलने की क्षमता दोनों देशों में समान नहीं। भारत में इंजीनियरिंग, एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर, IT कंपनीज और ग्लोबल मार्केट्स के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना। इससे टेक्निकल टैलेंट सीधे एक्सपोर्टेबल हुआ और टेक्नोलॉजी बिजनेस में बदलने लगा। यहाँ भी भारत को एक प्राकृतिक फायदा मिला। बहुत बड़ी युवा आबादी और अंग्रेजी भाषा से जुड़ा हुआ एक बड़ा एजुकेटेड मिडिल क्लास, लेकिन फायदा अपने आप नहीं मिला। इसके लिए इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनीज और ग्लोबल कनेक्टिविटी की जरूरत है।
भारत ने इस कॉम्बिनेशन को धीरे धीरे तैयार किया। इसलिए आज जब भारत की टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम और आईटी इंडस्ट्री की बात होती है तो हमें सिर्फ आज की उपलब्धि नहीं देखनी चाहिए। इसके पीछे आज़ादी के बाद शुरू की गई इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की लंबी कहानी है। पाकिस्तान के पास भी टैलेंट और साइंटिफिक कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो क्षमता उतने बड़े और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी इकोसिस्टम में कन्वर्ट नहीं हुआ। यही वो अपॉर्चुनिटी थी जहां भारत ने अपेक्षाकृत बेहतर कंपाउंडिंग हासिल की। आज़ादी के समय दुनिया दो बड़े पावर ब्लॉक्स में बंट रही थी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ। भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने सवाल था कि वे इस कोल्ड वॉर में किस तरफ जाएं। भारत ने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुना। इसका मतलब ये नहीं था कि भारत किसी देश से संबंध नहीं रखे, बल्कि भारत कोशिश कर रहा था कि वो किसी एक सुपर पावर का पूर्ण सैटेलाइट न बने और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग देशों से संबंध बनाए रखे। भारत के सोवियत संघ से भी संबंध मजबूत हुए, पश्चिमी देशों से भी संबंध बने रहे। पाकिस्तान ने शुरुआत में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा गहरे स्ट्रेटेजिक संबंध बनाए। वो सियाटो और सेंटो जैसे कोल्ड वॉर अलायंसेस का हिस्सा बना। बदले में पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस मिली। उस समय पाकिस्तान के लिए ये एक प्रैक्टिकल सिक्योरिटी कैलकुलेशन थी, खासकर भारत के साथ तनाव को देखते हुए। इस स्ट्रेटजी ने पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में फायदा भी दिया। उसे मिलिट्री इक्विपमेंट मिला, आर्थिक सहायता मिली और वो कोल्ड वॉर के स्ट्रेटेजिक नेटवर्क में महत्वपूर्ण देश बना। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका एक नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी और मिलिट्री कंसिडरेशन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भारत के साथ राइवलरी उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का केंद्रीय हिस्सा बनती चली गई। भारत ने दूसरी तरफ अपने बड़े आकार और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का फायदा उठाकर अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाए। 1971 के बाद भारत सोवियत संबंध बहुत मजबूत हुए, लेकिन 1990 के दशक के बाद भारत ने अमेरिका के साथ भी संबंध तेजी से सुधारे। आज भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अलग अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स रखता है। यानी भारत ने समय के साथ अपने फॉरेन पॉलिसी को बदलने की गुंजाइश बनाई रखी। यहाँ भी कहानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक चॉइसेस उस समय की सुरक्षा परिस्थितियों से पैदा हुए थे, लेकिन लगातार सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच ने डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को प्रभावित किया। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी का इस्तेमाल धीरे धीरे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए भी किया। पाकिस्तान कई बार सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स के आर्थिक लाभ तो हासिल कर पाया, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना कठिन था। यानी दोनों ने अपने अपने समय में स्ट्रेटेजिक चॉइसेस किए। फर्क ये रहा कि भारत ने फॉरेन पॉलिसी को धीरे धीरे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से जोड़ा, जबकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लंबे समय तक सिक्योरिटी इंपेरेटिव के आसपास ही घूमती रही। भारत की एक ऐसी ताकत थी जो 1947 से ही उसके पास मौजूद थी, उसकी विशाल आबादी। लेकिन बड़ी आबादी अपने आप में हमेशा फायदा नहीं होती। अगर लोगों के पास रोजगार, शिक्षा और परचेजिंग पावर न हो तो बड़ी आबादी सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकती है। भारत की उपलब्धि ये रही कि धीरे धीरे उसने अपनी पॉपुलेशन को एक विशाल डोमेस्टिक मार्केट के रूप में बदलना शुरू किया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में से एक है। यहाँ ऑटोमोबाइल से लेकर स्मार्टफोन्स, बैंकिंग, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज तक हर क्षेत्र में करोड़ों कंज्यूमर्स। किसी कंपनी के लिए भारत का मतलब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कई अलग अलग इनकम ग्रुप्स और रीजनल मार्केट्स का विशाल इकोसिस्टम। ये एडवांटेज 1991 के बाद और ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ी और इनकम में वृद्धि हुई। डोमेस्टिक कंजम्पशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया। फॉरेन कंपनीज भी भारत को सिर्फ एक्सपोर्ट बेस नहीं बल्कि कंज्यूमर मार्केट के रूप में देखने लगे। पाकिस्तान के पास भी एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है और उसकी पॉपुलेशन छोटी नहीं है। वहाँ भी अर्बन मिडिल क्लास है और कंज्यूमर इकोनॉमी का विस्तार भी हुआ। लेकिन राजनीतिक इनस्टेबिलिटी, करेंसी प्रेशर, एनर्जी शॉर्टेज और बार बार आने वाले माइक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्रभावित किया। भारत को यहाँ एक और फायदा है, उसका मार्केट ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक रूप से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड था। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे इकोनॉमिक सेंटर्स अलग अलग सेक्टर में विकसित हुए। इससे किसी एक इंडस्ट्री या रीजन पर पूरी इकोनॉमी की निर्भरता कम हुई। भारत की बड़ी पॉपुलेशन ने एक और फायदा दिया, लार्ज लेबर पूल। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए वर्कफोर्स उपलब्ध है। हालांकि यहाँ भारत की कमजोरी भी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त क्वालिटी जॉब पैदा करना आज भी बड़ी चुनौती है।
इसलिए सिर्फ पॉपुलेशन को भारत की सफलता का कारण कहना गलत है। असली फायदा तब मिला जब पॉपुलेशन के साथ एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और कंजप्शन जुड़ने लगे। भारत ने अपने विशाल आबादी को धीरे धीरे एक इकोनॉमिक एसेट में बदलना शुरू किया। पाकिस्तान के पास भी डेमोग्राफिक पोटेंशियल था, लेकिन उसे उतनी व्यापक और लगातार इकोनॉमिक कंपाउंडिंग में बदलना मुश्किल था। यानी 1947 में पॉपुलेशन दोनों देशों की जरूरत थी। 21वीं सदी में भारत ने उसे मार्केट और वर्कफोर्स की ताकत में बदलने का बेहतर मौका हासिल किया। अगर भारत पाकिस्तान के इतिहास में कोई एक घटना दोनों देशों की ट्रैजेक्टरीज को बहुत गहराई से बदलती है तो वो है 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण। लेकिन इसे सिर्फ भारत की जीत और पाकिस्तान की हार के रूप में देखना कहानी को बहुत छोटा करके देखना होगा। इसके पीछे सालों का राजनीतिक, भाषाई और आर्थिक तनाव था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा थी। दोनों हिस्सों की भाषाएं, संस्कृति और सामाजिक संरचना भी अलग थी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन सत्ता के प्रमुख संस्थानों में पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभाव अधिक था। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन सत्ता हस्तांतरण का संकट पैदा हुआ। इसके बाद राजनीतिक संघर्ष, सैन्य कार्रवाई, व्यापक हिंसा और अंततः भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। भारत ने इस परिस्थिति का स्ट्रेटेजिक फायदा उठाया। लाखों शरणार्थियों के भारत आने से पूर्व सीमा पर भारी मानवीय और आर्थिक दबाव पड़ा। भारत ने इसे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया और बाद में सैन्य हस्तक्षेप किया। युद्ध का परिणाम भारत के पक्ष में रहा, पाकिस्तान का भूगोल ही बदल गया। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ टेरिटरी खोने की घटना नहीं थी, ये उसकी नेशनल आइडेंटिटी और राजनीतिक व्यवस्था के लिए गहरा झटका था। देश का लगभग आधा हिस्सा अलग हुआ और सैन्य प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा। भारत के लिए 1971 ने उसकी रीजनल पोजीशन को मजबूत किया। उसने दिखाया कि भारत साउथ एशिया में बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर है और वो जरूरत पड़ने पर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों स्तरों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, 1971 भारत की पूरी सफलता का कारण नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन भारत की डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी, इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पहले से चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक ऐसा क्राइसिस था जिससे निकलने के बाद भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी खत्म नहीं हुई। 1971 के बाद भी सिविलियन मिलिट्री टेंशन और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जारी रहे। इसलिए 1971 को भारत की सफलता की अकेली वजह नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस के परिणाम और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट समझना ज़्यादा सही होगा। भारत की कहानी में एक बड़ा मोड़ 1991 में। देश गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में था। विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव था और सरकार के सामने तत्काल आर्थिक संकट था। ऐसे समय में भारत के पास दो रास्ते थे, पुरानी व्यवस्था को बचाने की कोशिश करना या आर्थिक मॉडल को बदलना। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। 1991 में आर्थिक सुधार हुए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में बदलाव आया, ट्रेड बैरियर्स कम किए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोले गए और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा जगह मिली। इसका असर तुरंत चमत्कार की तरह नहीं आया, लेकिन अगले 3 दशकों में भारतीय इकोनॉमी धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ती गई। इसके बाद आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज ने भारत को एक नया एडवांटेज दिया। Y2K के दौर में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी। भारतीय कंपनीज ने ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट में अपनी जगह बनाई। फिर टेलीकॉम रेवोल्यूशन, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और बाद में डिजिटल पेमेंट्स ने इकोनॉमी को एक नया रूप दिया। पाकिस्तान ने भी अलग अलग समय पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। उसके यहाँ प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग में विकास हुआ, लेकिन उसकी इकोनॉमी को बार बार एक्सटर्नल फाइनेंसिंग क्राइसिस का सामना करना, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर टैक्स बेस, एनर्जी प्रॉब्लम्स और पॉलिसी अनसर्टेनिटी जैसी समस्याओं ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रभावित किया। भारत की सबसे बड़ी ताकत यहाँ फिर वही रही, कॉन्टिन्यूटी। सरकारें बदलती रही, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बहस होती रही, लेकिन ब्रॉडली भारत ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ता है। ये कंटिन्यूटी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत ने अपनी डायस्पोरा, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर और विशाल डोमेस्टिक मार्केट को एक साथ जोड़ा। यही कॉम्बिनेशन उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा आधार बना।
लेकिन भारत की कहानी भी पूरी तरह सक्सेस स्टोरी नहीं। बेरोजगारी, इनकम इनइक्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग की धीमी गति, शिक्षा की गुणवत्ता और रीजनल डिसेपरिटी जैसी चुनौतियां आज भी मौजूद हैं। इसलिए भारत को सफल और पाकिस्तान को असफल कह देना एक बहुत आसान निष्कर्ष होगा। असल कहानी यह है कि दोनों देशों को बार बार संकट मिले। भारत ने कई संकटों को इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की दिशा में मोड़ने की क्षमता दिखाई। पाकिस्तान भी कई बार सुधार की कोशिश करता रहा, लेकिन राजनीतिक इंस्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण कंटिन्यूटी कमजोर रही। 1947 में दोनों देशों ने आज़ादी हासिल की थी, लेकिन 1991 के बाद भारत ने ग्लोबलाइजेशन की नई दुनिया जिस स्केल पर अपनाया, उसने दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक गैप को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया।